नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि ईपीएफ और ईपीएस में क्या अंतर है। आप भी अगर नई कंपनी पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं या फिर पहले से ही पीएफ मेंबर हैं और पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपको पेंशन कब से मिलेगी, तो ये वीडियो फिर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि ईपीएफ और ईपीएस में अंतर क्या है। ईपीएफ का मतलब इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये जो है ईपीएफ इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का ये स्कीम है। ईपीएफ को 1952 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इसका मकसद था कि जो लोग कर्मचारी हैं और वो कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनको रिटायरमेंट के समय ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोशल सिक्योरिटी के तौर पे एक रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए। दरअसल इस स्कीम के तहत एम्प्लॉय को अपने सैलरी से ईपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन करना होता है और वो रिटायरमेंट के तक, जब तक वो रिटायर ना हो जाता है तब तक उसे कंट्रीब्यूट करना होता है, अगर वो काम कर रहा है या करना चाहता है तो। और एम्प्लॉय जब रिटायर कर जाता है, वो अपना सर्विस पीरियड पूरा कर जाता है, तो उस समय एक जो है ईपीएफ को अच्छा खासा एक रिटायरमेंट के तौर पे एक अच्छा खासा अमाउंट देती है। दरअसल जो एम्प्लॉय इस प्रोविडेंट फंड में अपना पैसा जब जमा करता है, सर्विस के दौरान कंट्रीब्यूशन करता है, तो उस पर हर साल अच्छा खासा एक इंटरेस्ट मिलता है। और ईपीएफ अकाउंट होने के नाते कंपनी भी जो है ना उसके ईपीएफ अकाउंट में जो है कंट्रीब्यूशन करती है, तो इस तरह से एक ज़्यादा अमाउंट का एक्यूमुलेशन हो जाता है। और जब कर्मचारी रिटायर करता है तो रिटायरमेंट के समय एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है रिटायरमेंट के तौर पे। अब चलिए जान लेते हैं कि ईपीएफ अकाउंट में पैसा जमा कैसे होता है। तो मैं बता दूं कि अगर आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ का मेंबर हैं, कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी से जो है 12% आपकी बेसिक प्लस डीए से 12% आपकी सैलरी से कट करके आपके ईपीएफ अकाउंट में कंपनी जमा करती है। कंपनी पहले ही आपकी सैलरी से हर महीने पैसे काट लेती है, 12% काट लेती है और आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा कर देती है। और वैसे ही जो है कंपनी भी 3.67% जो है अपने तरफ से जो है आपके ईपीएफ अकाउंट में वो जमा करती है। तो ये 3.6% कंपनी करती है और 12% जो है आप करते हैं, तो एक अच्छा खासा अमाउंट जो है लास्ट में जाकर के एक डिपॉजिट हो जाता है, जो आपको एक रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। आप जितने दिन सर्विस करना चाहेंगे उतने दिन आप अपने ईपीएफ अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं और जब तक आप जमा करेंगे तब तक जो है कंपनी भी, चाहे जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं वो भी संस्था आपके ईपीएफ अकाउंट में जो पैसा अपने तरफ से जमा करेगी। तो इस तरह से दोहरे बेनिफिट जो है कर्मचारी को मिल जाता है। इतना ही नहीं, ईपीएफओ जो है एम्प्लॉय कर्मचारी को ऑप्शन देती है कि अगर बीच में उसको फंड यानी पैसे की ज़रूरत पड़े तो वो एडवांस पैसे निकाल सकता है। जो एडवांस पैसे नॉन रिफंडेबल भी हो सकते हैं। आप चाहें जब भी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, चाहे वह बीमार पड़े तो भी निकाल सकते हैं, या शादी विवाह में बच्चे की पढ़ाई के लिए, खुद की पढ़ाई के लिए भी आप पैसे जो है पीएफ से एडवांस आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी फायदा है ईपीएफ मेंबर के होने के नाते। अब चलिए जान लेते हैं कि ईपीएस क्या है। ईपीएस को एम्प्लॉय पेंशन स्कीम बोलते हैं। इस स्कीम को सन 1995 में इसे लॉन्च किया गया। इस स्कीम का लॉन्च करने का मकसद ये था कि जो लोग रिटायर कर जाते हैं, कंपनी से, संस्था से रिटायर कर जाते हैं, वो जब बुढ़े हो जाते हैं तो उनके कम से कम मिनिमम पेंशन मिले ताकि उनका आगे का जीवन निर्वाह हो सके उस पेंशन से। इस स्कीम को 1995 में लॉन्च किया गया, इसीलिए इस स्कीम को ईपीएस 95 के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए आगे जानते हैं कि ईपीएस में कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, ईपीएस में कंट्रीब्यूशन कौन करता है। तो मैं बता दूं, अगर आप पीएफ का मेंबर हैं, कोई कंपनी ज्वाइन कर रखे हैं या फिर कोई संस्था ज्वाइन कर रखे हैं, तो आपकी सैलरी से जो पीएफ कटती है 12%, वो तो आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है, लेकिन 12% कंपनी संस्था को भी आपके बिहाफ में जमा करना पड़ता है। लेकिन जो कंपनी 12% जमा करती है उसमें से 3.67% जो है आपके ईपीएफ अकाउंट में ये भी पैसा जमा हो जाता है। अब बचाता है 8.33%। जो 12% में से 8.33 होता है, वही अमाउंट जो है कंपनी जो है वो आपके ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा करती है। ये स्कीम में तब तक पैसे जमा करेगी जब तक आप कंपनी संस्था के साथ आप काम कर रहे हैं, तब तक वो जमा करेगी 8.33। ये आपके सैलरी से जमा नहीं होता है, कंपनी खुद अपने तरफ से, संस्था खुद अपने तरफ से आपके ईपीएस स्कीम में पैसा जमा करती है। और आप कम से कम 10 साल तक ईपीएस स्कीम में आपके बिहाफ में कंपनी संस्था जमा कर देती है। यानी इसके लिए आपको किसी न किसी कंपनी संस्था में काम करना पड़ेगा, तभी आपके ईपीएस स्कीम में जो है कोई संस्था या कंपनी पैसा जमा करेगी। तो आपकी कम से कम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए, तभी जाकर के आपकी कंपनी जो है 10 साल तक उसमें पैसा जमा करेगी। और जैसे ही 10 साल की सर्विस पूरा हो जाती है, 10 साल तक आपकी ईपीएस स्कीम में पैसा जमा हो जाता है, उसके बाद आप पेंशन उठाने के लिए योग्य हो जाते हैं। आप
आप इस पेंशन स्कीम का कम से कम 50 साल की उम्र में या फिर आप जब 58 साल में आप कंपनी संस्था से रिटायर हो जाते हैं उस समय से आपका जो है पेंशन स्कीम शुरू हो जाता है, आपको मंथली पेंशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको फाइनली बता देता हूं कि आपकी सैलरी से 12% कटेगी, तो वो पैसा जो है आपके पीपीएफ अकाउंट में जमा हो जाएगी और 12% जो है कंपनी भी जमा करती है, तो 3.67% आपके पीएफ में जमा कर देती है और 8.33% जो है आपके ईपीएस अकाउंट में जमा कर देती है, जो आगे पेंशन के रूप में मिलता है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जो 8.33% जो कंपनी जमा करती है आपके ईपीएस अकाउंट में, वो बाद में पेंशन के तौर पे मिलने लगेगा, लेकिन जो आपके पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा हुआ है वो क्या होगा? तो जो पीएफ अकाउंट में पैसा जमा हुआ है ना, वो आप 58 साल पे जब रिटायर करेंगे या 50 साल पे रिटायर करेंगे एटलीस्ट एज में, तो उस समय आप जो है ईपीएफ का पैसा जो है कंपनी भी जमा किया और आपका भी जो पैसा जमा है वो पूरा आप उस समय निकाल सकते हैं। आप चाहें तो पहले भी इस पैसे को आप निकाल सकते हैं, इस पर कोई जो है बॉन्डिंग नहीं है कि कब आपको निकालना है। अब चलिए मैं बताता हूँ कि आप ईपीएफ और ईपीएस का मेंबर कैसे हो सकते हैं। तो ईपीएफ का मेंबर बनने के लिए आपको कोई कंपनी या संस्था ज्वाइन करना पड़ेगा, वो संस्था ज्वाइन करना पड़ेगा जो ईपीएफ में रजिस्टर्ड है, तभी जाकर के आप ईपीएफ का मेंबर हो सकते हैं। आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं आपको एक यूएन नंबर दे दिया जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो आप समझ लीजिएगा आप ईपीएफ का मेंबर हो गए। और जो है ईपीएस का मेंबर बनने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। आप जैसे ही ईपीएफ का मेंबर बन जाते हैं आप ऑटोमेटिकली ईपीएस में भी आप रजिस्टर हो जाते हैं। यानी आप एक बार कोई संस्था ज्वाइन कर लिए और आपको यूएन नंबर मिल गया, ईपीएफ में रजिस्टर्ड हो गए, तो आप ऑटोमेटिकली जो है ईपीएस में कवर हो जाते हैं, यानी आपको एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में शामिल कर लिया जाता है और कंपनी संस्था जो है आपके ईपीएस अकाउंट में पैसा जमा करने लगती है। यानी इसके लिए कोई अलग से फॉर्मेलिटी नहीं होती है। अगर आप एक बार ईपीएफ के मेंबर बन जाते हैं तो उसी समय आप ईपीएस का भी मेंबर बन जाएंगे। तो चलिए आशा करते हैं कि ईपीएफ और ईपीएस में जो मैंने अंतर बताया वो आपको समझ में आ गया होगा और ईपीएफ और ईपीएस में जो बेनिफिट जो मिलती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे मिलते हैं ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।